नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए जो आपका एग्ज़ाम होगा, वह यूपी टीजीटी पीजीटी जो आपका एग्ज़ाम होगा, वह अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं या होंगे, उन सभी के लिए आज ये दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हम प्रमुख कीट और रोग की पहचान करेंगे। जो प्रमुख कीट लगते हैं उनकी पहचान, व जो रोग लगते हैं उनकी पहचान, और साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के पर्सनों को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि हम भविष्य में जो भी वीडियो बनाएंगे या जो भी सूचना देंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। और एक प्रेरणा लेनी है आपको, जो भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, कोई भी, तो उन पे साथियों इस वीडियो को लिंक को शेयर करना है। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, प्रमुख कीट व रोग की पहचान व बायोलॉजी के महत्वपूर्ण जो पर्सन है उन सभी पर फोकस करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं फसलों के प्रमुख रोग। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं धान के रोग से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी धान वाली फसल है और बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में ये की जाती है। इसमें साथियों पहला जो रोग है भूरी पत्ती धब्बा रोग। तो साथियों यह रोग हेलमिंथोरियम ओराइजी कवक द्वारा होता है। तो एक तो आपको इसका ये पता चल गया कि किस कवक द्वारा होता है, हेलमिंथोरियम ओराइजी कवक द्वारा होता है भूरा पत्ती धब्बा रोग। फिर साथियों इस रोग के कारण बंगाल में 1943 में भयंकर अकाल पड़ा था, ये चीज याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं साथियों धान का दूसरा रोग है खैरा रोग। तो खैरा रोग की पहचान करेंगे। यह रोग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है, इसको आप भली भांति जानते हो। फिर इसमें पॉइंट दिया है, इस रोग की खोज YL नेने ने पंतनगर में 1966 में की थी। और साथियों YL नेने ने खैरा रोग की खोज की थी 1966 में, और पंतनगर में ही आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब बात करते हैं साथियों इस रोग के नियंत्रण हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो इसका आपको पता भी चल गया कि किस कारण ये होता है और इसकी रोकथाम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं साथियों जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। तो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग यह है साथियों, यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा होता है। ये साथियों इनके जो वाहक है वो हम बता रहे हैं कि जो जीवाणु पत्ती जो झुलसा रोग है ये जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु द्वारा होता है। और फिर साथियों इसमें इसे नर्सरी का क्रेसेक रोग भी कहा जाता है। तो इसे नर्सरी का साथियों क्रेसेक रोग भी कहा जाता है जीवाणु पत्ती झुलसा रोग को। अब बात करते हैं साथियों, फिर है हमारा चौथा रोग टुंगरो विषाणु रोग। तो टुंगरो विषाणु रोग यह रोग टुंगरो वायरस द्वारा होता है। कैसे होता है साथियों, टुंगरो वायरस
द्वारा होता है। फिर साथियों इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस रोग का वाहक लीफ हापर होता है। तो लीफ हापर होता है इस रोग का वाहक। फिर साथियों नेक्स्ट है इसमें, रोगी पादप की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर टुंगरो विषाणु रोग अगर लगेगा तो ये जो है पादप की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों, पांचवा जो रोग है टिप 1। तो टिप 1 जो रोग है साथियों, यह रोग ऑक्सीजन की अधिकता के कारण होता है। तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि कौन सा रोग ऑक्सीजन की अधिकता के कारण होता है और किस फसल में, तो वो धान में होता है टिप 1 रोग। फिर बात करते हैं साथियों 6 नंबर पर रोग है हमारा धान का, ये सभी धान के रोग चल रहे हैं। भूरापन रोग, तो यह रोग धान में आयरन तत्व की कमी के कारण होता है, तो यह भी याद रखना है। तो धान में जो भी महत्वपूर्ण रोग लगते थे तो उनकी हमने पहचान भी बता दी, कुछ की रोकथाम भी बताई है, कुछ के वाहक। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट जो फसल है, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है गेहूं। गेहूं की फसल के बारे में बात करते हैं साथियों। तो पहला जो गेहूं का रोग है रस्ट या राली रोग, राली बोल दो रोली रोग एक ही बात है। तो रस्ट या रोली रोग के बारे में बात करते हैं साथियों। पहला है इसमें, यह पोक्सनिया कवक प्रजाति द्वारा होता है। तो रस्ट या रोली रोग पोक्सनिया कवक प्रजाति द्वारा होता है। फिर है यह 3 प्रकार की होती है। तो साथियों रस्ट या रोली 3 प्रकार की होती है, जिसमें साथियों पहला प्रकार हम पढ़ेंगे, पहला प्रकार है काली रोली। तो काली रोली के बारे में पढ़ते हैं। यह पक्सिनिया ग्रेमिन्स ट्रिटिसाई कवक द्वारा होता है। तो यह पक्सिनिया ग्रेमिन्स ट्रिटिसाई कवक द्वारा होती है। फिर साथियों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसे गेहूं की किलर बीमारी भी कहा जाता है। तो किलर बीमारी किसे कहा जाता है साथियों, काली रोली को। और काली रोली रस्ट या रोली के नाम से जाना जाता है। फिर साथियों इसमें तीसरा पॉइंट है, यह पछेती जातियों में होती है। गेहूं की ज्यादातर जो भी वैरायटी पछेती होती है उनमें साथियों ये बीमारी देखने को मिलती है। तो काली रोली के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं साथियों इसका सेकंड प्रकार भूरी रोली। तो भूरी रोली इसके बारे में देखते हैं। यह पक्समिया रेकोंडिंटा द्वारा होती है। और फिर इसका नेक्स्ट है, यह भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भूरी रोली ही भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर इसका जो नेक्स्ट है, इसे पत्ती रोली भी कहा जाता है। तो पत्ती रोली के नाम से भी जाना जाता है भूरी रोली को। और इनका जो संबंध है साथियों गेहूं की फसल से है। अब साथियों बात करते हैं रस्ट या रोली का तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार साथियों कौन सा है, पीली रोली। तो पीली रोली के बारे में पढ़ते हैं। यह पक्समिया स्ट्रोफॉर्मिस कवक द्वारा होती है। तो पक्समिया स्ट्रोफॉर्मिस कवक द्वारा होती है पीली रोली। और इसी के बारे में साथियों फिर एक पॉइंट और है, इसे स्ट्रिप रोली भी कहा जाता है। तो स्ट्रिप रोली किसे कहा जाता है साथियों, पीली रोली को। और ये साथियों सभी गेहूं की फसल से संबंधित बीमारी है। फिर साथियों इसमें नोट करके दिया हुआ है, जो आपकी परीक्षा के रिलेटिव बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। नोट ये है, डॉक्टर केसी मेहता को भारतीय रोली के जनक कहा जाता है। तो डायरेक्ट कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर आपसे ये चीज़ भी पूछ लेता है कि मतलब किसी भी रोग हुआ, कीट हुआ, जो खोज या कोई घटनाएं होती है उनके फादर पूछ लेता है। तो भारतीय रोली के जनक है साथियों केसी मेहता को कहा जाता है। तो अब जाकर हमारा ये साथियों रस्ट या रोली वाला जो रोग है वो खत्म हुआ है, क्योंकि उसके 3 प्रकार थे और तीनों ही प्रकार हमने पढ़ लिए हैं।
अब बात करते हैं साथियों करनाल बंट की। तो करनाल बंट ये साथियों सभी गेहूं की फसल के रोग चल रहे हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं साथियों। थोड़ा वीडियो की लेंथ लंबी बन सकती है, लेकिन लेंथ बेशक लंबी जाए लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही यूजफुल मैं जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं साथियों, पहला जो पॉइंट है इसमें करनाल बंट के बारे में, निवोसिया इंडिका कवक द्वारा होता है। तो यह निवोसिया इंडिका कवक द्वारा होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि किस कवक द्वारा होता है, रोग हो कीट हो, ये चीज आता जरूर है एग्जाम में। तो करनाल बंट निवोसिया इंडिका कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह मित्रा द्वारा करनाल हरियाणा में वर्ष 1930 में खोजा गया। तो मित्रा द्वारा खोजा गया था साथियों ये, और कहाँ पर खोजा गया, करनाल। करनाल कहाँ पे है साथियों, हरियाणा में। और कब खोजा गया, 1930 में। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेगा कि करनाल बंट की खोज किसने की थी, तो मित्रा द्वारा खोज की गई थी। और कहाँ पर की गई, करनाल। इसीलिए साथियों इसका नाम भी कुछ करनाल बंट पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं साथियों तीसरे नंबर पर, इसे गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है निम्न में से किस रोग को गेहूं के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो करनाल बंट रोग है साथियों जिसको कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की, यह पुष्प आने की अवस्था पर हवा द्वारा फैलता है। तो पुष्प आने वाली अवस्था पर और साथियों किस द्वारा फैलता है, हवा द्वारा। अब बात करते हैं साथियों, इसी में एक पॉइंट और है, इस रोग में फसल के दाने काले रंग के हो जाते हैं। तो साथियों गेहूं की फसल में अगर करनाल बंट लगेगा तो वो दाने कैसे हो जाएंगे साथियों, काले काले दाने पड़ जाते हैं। तो इस रोग की पहचान भी मैंने बता दिया, वाहक भी बता दिया है और इसकी खोज भी बता दी है। अब बात करते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है अनावर्त कांड। तो अनावर्त कांड के नाम से ये जो रोग है और ये साथियों गेहूं की फसल में लगता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह आंतरिक बीज जनित रोग है साथियों। इसके बारे में एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो अनावर्त कंड रोग है वो किस प्रकार का रोग है। तो साथियों ये आंतरिक बीज जनित रोग है, ये चीज आपको याद रखना है, आंतरिक बीज जनित रोग। फिर इसमें नेक्स्ट जो बिंदु है, यह रोग थोड़ा सा आपको सही समझ में आएगा, यह रोग अस्टीला गुनियाडा अस्टीला गोनियाडा कवक द्वारा होता है। तो ये चीज भी मैंने बता दी है कि किस कवक द्वारा होता है, अस्टीला गोयुनुडा कवक द्वारा होता है अनावर्त कंड रोग। और कैसा रोग है साथियों, ये आंतरिक बीज जनित रोग। ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, उसमें आता है बाह्य बीज जनित रोग, मृदु जनित रोग, तो आंतरिक बीज जनित रोग है ये। फिर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट जो रोग है सहू रोग या साथियों मोलिया रोग। तो ये निमोटोड द्वारा होते हैं। तो साथियों ये जो गेहूं की फसल के महत्वपूर्ण रोग थे और इनके वाहक या कवक भी मैंने बता दिए हैं, कुछ की रोकथाम बता दी है, कुछ की खोज बता दी है। अब बात करते हैं बाजरा के रोग के बारे में। बाजरे का रोग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे साथियों पहले नंबर पर आता है हरित बाली। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है। तो ये चीज भी याद रखना है कि कौन सी फसल का कौन सा रोग है। इनके कवक तो होने ही चाहिए याद, इनके नियंत्रण भी याद होने चाहिए, इनके लक्षण भी याद होने चाहिए। लेकिन डायरेक्ट एग्जामिनर अगर डीपली पूछेगा, हार्ड बनाएगा, तो फिर अंदरूनी बात पूछेगा।
तो जैसे साथियों हरित बाली रोग है, तो हरित बाली रोग के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जो पॉइंट दिया है, यह रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक द्वारा होता है। तो हरित बाली रोग के बारे में मैंने बता ही दिया है, यह रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक द्वारा होता है। ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट जो बिंदु है, इसके लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं, इसलिए इसे डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, हरित बाली रोग जो लगेगा साथियों, तो उसमें पत्ती के जो निचला जो हिस्सा होता है उस पर लक्षण दिखाई देते हैं, और उसी को साथियों डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो बिंदु है, इस रोग में बाली हरी गोलाकार हो जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बाजरे का रोग है, अर्गट। तो अर्गट रोग के बारे में पढ़ते हैं साथियों। यह रोग क्लेवी स्पेस फ्यूजीफोर्मिस कवक द्वारा होता है। क्या होता है साथियों? अर्गट रोग क्लेवी स्पेस फ्यूजीफोर्मिस कवक द्वारा होता है। साथियों कुछ शब्द में मुझसे बोलने में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हो कि एग्रीकल्चर में कुछ शब्द डिफ़िकल्ट होते हैं जिनको पढ़ पाना इतना आसान बात नहीं है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही से जानकारी प्रोवाइड कराई जाए और सही उच्चारण के साथ में आपको समझाया जाए। इसमें नेक्स्ट जो बिंदु है साथियों, यह बिजोड़ व मृदोड़ रोग है। तो कहने का मतलब, एक तो ये बीज वाला रोग है और एक मृदा वाला रोग है, अर्गट रोग। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। इस रोग में पादप की पत्तियां के निचले भाग पर कठोर पदार्थ जम जाता है। तो ये चीज याद रखना है। अगर साथियों पादप की निचली पत्ती हरी पड़ रही है, तो फिर साथियों हरित बाली मतलब वो लग रहा है, या हरित बाली रोग। अगर निचले वाले पत्ते पर साथियों कठोर पदार्थ जम जाता है, तो साथियों फिर अर्गट रोग लग रहा है। ये इनकी पहचान भी करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट जो बिंदु है साथियों, प्रभावित दाने में अर्गट नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। तो प्रभावित जो दाना होगा इससे, तो अर्गट नामक जहरीला पदार्थ पाया जाएगा उसमें। फिर है इसमें नेक्स्ट बिंदु, यह रोग पछेती बुआई वाले क्षेत्र में अधिक लगता है। तो यह रोग साथियों पछेती बुआई वाले क्षेत्र में अधिक लगता है। कौन सा रोग? अर्गट रोग की बात हो रही है। फिर बात करते हैं साथियों, इसमें नेक्स्ट बिंदु है, इस रोग में बीजों को नमक के 20% घोल से उपचारित करते हैं। ठीक है साथियों। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपकी फसल में अर्गट रोग लगा है तो उसका निवारण हम कैसे करेंगे। बीजों को साथियों नमक के 20% घोल में उपचारित करेंगे। अब नेक्स्ट जो है साथियों, कंडुआ रोग। कंडुआ रोग भी साथियों बाजरे का ही रोग है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। जैसे ये है, यह रोग टोलिस्फोरियम पेनिसलेरी कवक द्वारा होता है। तो यह रोग टोलिस्फोरियम पेनिसलेरी कवक द्वारा होता है साथियों। फिर इसमें बिंदु है, इस रोग में बाली के दाने हरे व काले हो जाते हैं। तो दाने अगर हरे भी हैं और काले भी हैं, तो साथियों फिर हमारा ना तो हरित बाली रोग लगेगा, ना ही अर्गट रोग लगेगा। फिर कौन सा रोग लगेगा साथियों? कंडुआ रोग। और ये तीनों ही रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली, अर्गट रोग, कंडुआ रोग, ये बाजरे के रोग हैं। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट फसल की। नेक्स्ट जो फसल है साथियों, जौ के रोग। तो जौ की जो फसल है उससे संबंधित जो रोग है।
आवर्तकंड रोग। देखो साथियों, अभी हमने गेहूं में पढ़ा था, इसको भली भांति समझ लीजिए। ये अनावर्त कंड है, ये आंतरिक बीज जनित रोग है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। और ये साथियों जौ का है, जौ का साथियों आवर्त कंड रोग है। अनावर्त कंड में और आवर्त कंड में बहुत अंतर है। तो आवर्त कंड रोग जौ से संबंधित है, अनावर्त कंड रोग गेहूं से संबंधित है। पहला अंतर तो यही है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आवर्तकंड रोग। यह रोग अस्टिलागो हर्डियाई कवक द्वारा होता है। तो यह रोग साथियों अस्टिलागो हर्डियाई कवक द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है, यह बाह्य बीज जनित रोग है। आवर्त, अनावर्त, आवर्त इसी चीज से समझ रहे हो साथियों। तो ये बाह्य बीज जनित रोग है, वह आंतरिक बीज जनित रोग अनावर्त, अनावर्त इसी चीज से समझ रहे हो। मतलब आवर्त, तो बाह्य बीज जनित रोग हो गया आवर्तकंड। नेक्स्ट बिंदु है, इस रोग में दानों की जगह काले धब्बे बन जाते हैं। जहां दाने होंगे साथियों, उनके जगह पर क्या हो जाएगा साथियों, काले धब्बे बन जाते हैं। तो जौ का रोग आवर्तकंड बहुत महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं साथियों मक्का के रोग के बारे में। तो मक्का के रोग के बारे में पहला है साथियों सफेद कलिका। तो सफेद कलिका के बारे में पढ़ते हैं। यह रोग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि सफेद कलिका रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। आपने नहीं पढ़ा तो आप गलत कर दोगे। तो जिंक तत्व की कमी के कारण होता है सफेद कलिका रोग। नेक्स्ट है साथियों, इस रोग में पादप की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, इसलिए साथियों सफेद कली का नाम रखा गया है इस रोग का। इस रोग में पादप की पत्तियां सफेद रोग की हो जाती है। अब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू ये हमारा मक्का का ही रोग है, और इसकी बारे में पढ़ते हैं। यह रोग पर्नोस्केलोस्पोरा सोगाई कवक द्वारा होता है। फिर इसमें नेक्स्ट बिंदु है, इस रोग में पत्तियां में हरिमाहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं। हरिमाहीनता मतलब कि हरिमाहीनता खत्म, पत्तियां जो हरिमाहीनता के लक्षण दिखाई देते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारी सरसों के रोग। देखो साथियों रोग तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो खास खास रोग है, प्रचलित रोग है, तो उन्हीं के बारे में मैंने इनको इंक्लूड किया है। तो सरसों के रोग के बारे में पढ़ते हैं। तो सरसों का रोली रोग, सरसों का रोली रोग या सफेद रोली, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह रोग एल्बिगो कैंडिडा नमक कवक द्वारा होता है। तो साथियों ज्यादातर जो भी रोग हो रहे हैं तो उनके वाक्य कवक के नाम में अवश्य बता रहा हूं। तो यह रोग एल्बिगो कैंडिडा नमक कवक द्वारा होता है। फिर इसके बारे में नेक्स्ट है, इस रोग में पादप का संपूर्ण भाग सफेद व पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पादप का संपूर्ण भाग सफेद व पीला हो जाता है साथियों। तो सरसों का रोग भी पढ़ लिया। कौन सा रोग था? सफेद रोली रोग, महत्वपूर्ण रोग था ये साथियों। अब बात करते हैं साथियों गन्ने के रोग के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग डायरेक्ट ही एग्जामिनर पूछ लेता है कि लाल सड़न रोग का संबंध किस फसल से है। इजी बनाएगा पर्सन, थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो इसका सीधा कवक का नाम पूछ लेगा। तो इसका जो पर्सन साथियों, हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसके बारे में पढ़ते साथियों। यह रोग कोलेट्रोट्राइकम फल्केटम नामक कवक द्वारा होता है। तो लाल सड़न का कवक आपको 100% याद रखना है कि किस कवक द्वारा होता है। कोलेट्रोट्राइकम
फाल्केटम नामक कवक द्वारा होता है लाल सड़न रोग। फिर साथियों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, यह गन्ने की फसल का सर्वाधिक हानिकारक रोग है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि गन्ने का नहीं, बहुत महत्वपूर्ण रोग है ये और अक्सर पूछा जाने वाला रोग है। या तो लाल सड़न डायरेक्ट ही पूछ लेता है या लाल सड़न का कारक का 100% नाम पूछता है। फिर इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, गन्ने में लाल धारियां बन जाती है तथा अल्कोहल जैसी दुर्गंध आने लगती है। तो इसकी पहचान भी बता दिया मैंने साथियों, गन्ने में लाल धारियां बन जाती है और अल्कोहल जैसी दुर्गंध आने लगती है। फिर बात करते हैं साथियों इसी फसल का दूसरा रोग है ग्रासी सूट रोग। तो ग्रासी सूट रोग के बारे में बात करते हैं साथियों, यह रोग गन्ने में माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो यह रोग गन्ने में माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। फिर बात करते हैं साथियों इसी में नेक्स्ट बिंदु है, इस रोग का वाहक एफिड होता है। इस रोग का वाहक जो होता है साथियों एफिड होता है। अब बात करते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारी मूंगफली के रोग। मूंगफली के रोग में भी साथियों जैसा कि पहले नंबर पे मैंने रखा है टीका रोग, बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर, निम्न में से टीका रोग का संबंध किस फसल से है, तो आंख मीच कर जवाब देना मूंगफली का। लेकिन साथियों अगर एग्जामिनर को पर्सन हार्ड करना हुआ तो फिर साथियों वो टीका रोग नहीं पूछेगा, वो पूछेगा टीका रोग का कवक किसके द्वारा होता है। एग्जामिनर को अगर एग्जाम हार्ड करना होगा तो वो सीधा कवक का नाम पूछेगा, कवक का नाम पूछा आप फेल, जो पढ़ेंगे वो पास। तो साथियों इसमें पहले नंबर पे चलता है टीका रोग। टीका रोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं, यह रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा या अर्चेडिकोला कवक द्वारा होता है। तो साथियों एक बार मैं नाम ले लूं इसका, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा या अर्चिडिकोला कवक द्वारा होता है टीका रोग। ठीक है साथियों, फिर इसी में महत्वपूर्ण बिंदु है, इस रोग में पत्तियां पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। जो भी पत्तियां होगी साथियों उस पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे, इसकी पहचान है। अब बात करते हैं साथियों नंबर 2 पर है कोलर रोट। ये भी साथियों मूंगफली का ही रोग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह रोग एस्पिरजिलस नाइगर कवक द्वारा होता है। तो एस्पिरजिलस नाइगर कवक द्वारा होता है कोलर रोट। और फिर नेक्स्ट जो बिंदु है, इस रोग के कारण फली में अफ्लाटोक्सिन नामक जहरीला पदार्थ बनता है। तो इस रोग के कारण फली में अफ्लाटोक्सिन नामक जहरीला पदार्थ बनता है साथियों। फिर नेक्स्ट जो बिंदु है, इस रोग में जड़ों में कालापन दिखाई देता है। तो देखो साइंटिस्ट तो आपको बनना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानकारी के लिए मैंने ये चीज इसमें इंक्लूड कर दी है ताकि आपका एग्जाम में हार्ड से हार्ड पर्सन आए तो आप तुरंत आप उसको बता दोगे। नेक्स्ट जो है अभी हमारा मूंगफली का ही चल रहा है, तीसरा नंबर का रोग है बर्ड नेक्रोसिस। तो बर्ड नेक्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं साथियों। यह रोग मूंगफली में वायरस द्वारा होता है। डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर कि बर्ड नेक्रोसिस का संबंध किससे है या किस फसल से है। तो साथियों मूंगफली की फसल से संबंधित है और ये वायरस द्वारा होता है। अब बात करते हैं इसी में महत्वपूर्ण बिंदु है, इस रोग का वाहक थ्रिप्स होता है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा थ्रिप्स का संबंध किससे है, तो बर्ड नेक्रोसिस से है। अब जो बात करते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है कपास की। साथियों कपास की फसल से पहले जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अब तक का जो ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, लाइक के माध्यम से भी, और जो भी
आपके अन्य जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कर दीजिए वीडियो को, बहुत ही यूजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं करा हो। अब बात करते हैं साथियों कपास के रोग के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है लिटिल लीफ। लिटिल लीफ यह रोग जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। तो साथियों पहले तो आपको याद रखना है लिटिल लीफ ये किस फसल से संबंधित है, कपास का रोग है। और किस तत्व की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। अब बात करते हैं 2 नंबर क्रेंकल लीफ। तो क्रेंकल लीफ के बारे में पढ़ते हैं साथियों। यह रोग एमएन यानी मैग्नीज की कमी के कारण होता है। एमएन की अधिक कमी के कारण नहीं साथियों, अधिकता के कारण होता है। तो एमएन की अधिकता के कारण होता है साथियों क्रेंकल लीफ। और क्रेंकल लीफ का संबंध साथियों कपास की फसल से है, यानी कपास का रोग है। फिर बात करते हैं साथियों 3 नंबर पे तिराक रोग। तो तिराक रोग साथियों ये फिजिकली डिसऑर्डर है। और बात करते हैं साथियों 4 नंबर पे लीफ कर्ल। यह वायरस जनित रोग है और इसका वाहक सफेद मक्खी होती है। एग्जामिनर ने खुद शायद एसटीएम में पूछा गया था लीफ कर्ल रोग का वाहक क्या है, तो साथियों सफेद मक्खी है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं साथियों 5 नंबर पर जीवाणु अंगमारी। तो ये काली भूजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे साथियों काली भूजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, जीवाणु अंगमारी रोग को। अब हम अन्य महत्वपूर्ण जो अन्य रोग है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे 1 नंबर पे उकटा रोग हो गया। ये साथियों किसी भी फसल में लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही फसल में लगे। ये अन्य रोग है जो लगभग लक्षण रोग होता है, लेकिन लक्षण उनके ऐसे ही होते हैं। जैसे उकटा रोग। उकटा रोग के बारे में पढ़ते हैं साथियों। पहले नंबर पर यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि उकटा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक द्वारा होता है। यह साथियों मृदा जनित रोग है। तो उकटा रोग मृदा जनित रोग है, ये भी चीज याद रखना है। यह रोग चना व मसाले वाली फसलों में होता है। तो अब मैंने बता भी दिया आपको साथियों उकटा रोग ज्यादातर किन फसलों में होता है, चना और मसाले वाली फसलों में। और ये साथियों ये बीज जनित रोग नहीं है, ये है मृदा जनित रोग, उकटा रोग। फिर इसमें नेक्स्ट जो बिंदु है, इस रोग में पादप की जड़ें सूख जाती है। उकटा जब पेड़ ही उखट जाएगा तो साथियों जड़ क्या करेंगी, तो जड़ तो वैसे सूख जाएंगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं चारकोल रोट की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो चारकोल रोट के बारे में पढ़ते हैं साथियों। यह रोग राइजोउक्टोनिया और बार्टिटी कोला कवक द्वारा होता है। तो यह रोग राइजोउक्टोनिया बार्टिटी कोला कवक द्वारा होता है, चारकोल रोट रोग। ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट बिंदु है, यह रोग सोयाबीन सूरजमुखी की फसलों में होता है। तो ये चीज भी याद रखना है साथियों, सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों में होता है चारकोल रोट रोग। नेक्स्ट है, इस रोग में पादप का तना काला पड़ जाता है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट है फाइलोडी। तो फाइलोडी रोग का संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में बिंदु है, यह रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो माइकोप्लाज्मा द्वारा कौन सा रोग होता है, फाइलोडी रोग। फिर इसके बारे में बिंदु है, यह रोग तिल की फसल में होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार पढ़ा है, मॉक टेस्ट में भी और वैसे भी एग्जामों में भी, कि फाइलोडी रोग का संबंध किस फसल से है, तिल की फसल से। फिर नेक्स्ट साथियों इसी में, इस रोग का वाहक लीफ हॉपर होता है। तो लीफ हॉपर का जो संबंध है फाइलोडी से संबंधित है। नेक्स्ट है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पित्तशिरा मोज़ेक रोग।
तो पित्तशिरा मोज़ेक रोग के बारे में पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसी के बिंदु है, यह रोग दलहनी तिलहनी फसलों में होता है। ठीक है साथियों, पित्तशिरा मोज़ेक रोग दलहनी तिलहनी फसलों में अधिक होता है साथियों, और भिंडी में भी होता है ये पित्तशिरा मोज़ेक रोग। फिर इसी के बारे में पढ़ते हैं, यह वायरस जनित रोग है, क्योंकि मोज़ेक से समझ जाइए साथियों, जहाँ मोज़ेक है वहाँ वायरस की बात हो रही है। यह वायरस जनित रोग है, इसका वाहक सफेद मक्खी होती है। तो सफेद मक्खी ही इसका कारण है, इसका वाहक है, और इसी वजह से पित्तशिरा मोज़ेक रोग होता है। दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में और भिंडी में भी साथियों होता है ये। एक बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट बिंदु है, लोबिया में इसका वाहक एफिड है। लोबिया में इसका वाहक एफिड है और बाकी में साथियों सफेद मक्खी है। अब जो महत्वपूर्ण हमने रोग पढ़ लिए हैं साथियों फसलों के, और उनकी पहचान, उनके वाहक, उनके कारक सभी पढ़ लिए हैं। कुछ की रोकथाम भी पढ़ ली है, कुछ के तत्व भी पढ़ लिए हैं, कुछ की खोज भी पढ़ी है साथियों। अब जो इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक चलेगा हमारा दूसरा, फसलों के प्रमुख कीट। अब उनकी भी साथियों सेम यही कंडीशन है जो हमने रोग के बारे में पढ़ा था। उनकी पहचान, उनकी खोज, उनके वाहक, उनके कारक, उनके कारण, उनके नियंत्रण, जो भी साथियों महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आशा करते हैं कि ये सेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो की लेंथ तो लंबी जाएगी, क्योंकि मटेरियल आप अच्छा लोगे तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। बात करते हैं साथियों फसलों के प्रमुख कीट में दीमक की। तो दीमक के बारे में पढ़ते हैं साथियों। पहले नंबर पे, यह सभी फसलों में होने वाला सामाजिक कीट है। तो सामाजिक कीट है, सभी फसलों में होने वाला एक सामाजिक कीट है। फिर दूसरा बिंदु है, यह कीट खेत में कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग करने के कारण होता है। तो यह चीज आपको याद रखना है, अगर हम अपने खेतों में कच्ची गोबर का खाद प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में साथियों दीमक का कीट लगने का ज्यादा चांस हो जाता है। नेक्स्ट जो बिंदु है, यह श्रम विभाजन का एक आदर्श उदाहरण है। तो श्रम विभाजन का आदर्श उदाहरण क्या है साथियों? दीमक। फिर बात करते हैं इसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यह सर्वभक्षी कीट है। तो पूछ लेगा एग्जामिनर कि निम्न में से सर्वभक्षी कीट कौन सा है? तो साथियों वो दीमक है। तो दीमक के बारे में आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं साथियों सफेद लट के बारे में। सफेद लट का बारे में पढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है, यह राष्ट्रीय महत्व की सर्वव्यापी नासी कीट है। यह राष्ट्रीय महत्व की सर्वव्यापी नासी कीट है। फिर इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, इस कीट का प्रकोप बाजरा, ज्वार, मूंगफली आदि खरीफ फसलों में होता है, सफेद लट कीट का। फिर नेक्स्ट बिंदु है, यह सफेद रंग की गिंडार होती है जो पादप की जड़ों को काट देती है। पादप की जड़ों को काटने वाले कीट का नाम है सफेद लट, और इसका रंग भी सफेद, इसीलिए इसको सफेद लट के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं साथियों, यह सर्वभक्षी कीट है। तो सफेद लट भी कैसा कीट है साथियों? सर्वभक्षी। फिर बात करते हैं इसी में नेक्स्ट बिंदु की, इनका प्रकोप जुलाई से अक्टूबर तक देखा जाता है। तो इनका जो प्रकोप होता है जुलाई से अक्टूबर तक होता है साथियों सफेद लट का, और ये साथियों खरीफ की फसलों से अधिक महत्वपूर्ण संबंध रखता है। नेक्स्ट है साथियों कतारा। तो कतारा या कातरा, तो कातरा के बारे में पढ़ते हैं साथियों। यह खरीफ की फसलों का कीट है कातरा, और इसी में महत्वपूर्ण बिंदु है, यह कीट फसल के कोमल भागों को खाकर नष्ट कर देता है। जो भी हमारे फसल के जो कोमल भाग होते हैं उनको खाकर नष्ट कर देता है कतरा कीट। अब कीट की बात हो रही है साथियों, कभी रोग समझ बैठो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं खपरा भरग। तो खपरा भरग ये भी साथियों कीट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह भंडारण में हानि पहुंचाने वाला कीट है। जो भी हम अपनी धान्य जो बीजों का भंडारण करते, जैसे गेहूं हुआ, अन्य जो महत्वपूर्ण जो धान्य फसलें हैं उनका भंडारण करते हैं, तो साथियों उनमें ये रोग नहीं, यह कीट लग जाता है। इसका क्या नाम है? खपरा भरग। यह भंडारण में हानि पहुंचाने वाला कीट है। इसमें बिंदु है फिर अधिक ताप कम नमी पर नुकसान पहुंचाता है। या तो बहुत अधिक ताप होगा तब नुकसान पहुंचाएगा, या कम नमी होने पर भी ये साथियों नुकसान पहुंचाता है। इसी में नेक्स्ट जो बिंदु है, इसका नियंत्रण निम्बोली चूर्ण द्वारा होता है। तो निम्बोली चूर्ण द्वारा होता है साथियों इसका नियंत्रण। बात करते हैं साथियों टिड्डी की। तो टिड्डी भी कीट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको फड़का अथवा महामारी अंतरराष्ट्रीय शत्रु भी कहा जाता है। देखो साथियों, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेगा निम्न में से फड़का या महामारी एवं अंतरराष्ट्रीय शत्रु किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है साथियों? टिड्डी को। टिड्डी क्या है? कीट है। फिर इसके बारे में बात करते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत में चारों तरफ गहरी नाली बना देते हैं। क्या करते हैं साथियों? गहरी नाली बना देते हैं। हम बात करते हैं साथियों, कुछ कॉलम के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ क्रम संख्या है, यहाँ कीट है, यहाँ प्रभावित फसल है, और यहाँ विवरण है। जो भी टिप्पणी है, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, वो हमने साथियों विवरण में दर्ज कर लिया है। तो पहले नंबर पे साथियों हम पढ़ते हैं गार्डन बीटल। तो गार्डन बीटल के बारे में, ये साथियों प्रभावित होती है इससे सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की फसल प्रभावित होती है। 2 नंबर पे साथियों गुलाबी सुंडी कपास की फसल को प्रभावित करता है, और इसका उपाय बीटी कपास है। इसका उपाय क्या है साथियों? बीटी कपास। अगर हम बीटी कपास का यूज करेंगे तो इसका नियंत्रण हो सकता है। फिर बात करते हैं 3 नंबर पर गंदी बग। तो गंदी बग का संबंध जो किससे है? ये धान वाली फसल को प्रभावित करता है। फिर है साथियों 4 नंबर पर फली छेदक। ये फलीदार वाली फसलों से संबंधित है, उनको नुकसान पहुंचाता है। फिर बात करते हैं साथियों पायरिला। पायरिला जो संबंध है इसका गन्ने की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाता है। आरा मक्खी। आरा मक्खी का संबंध सरसों से है। ये साथियों सरसों की फसल को काफी हानि पहुंचाता है। यह शीत के मौसम में होता है। इसके विवरण में देख लीजिए, थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण बिंदु था हमने डाल रखा है। नेक्स्ट है साथियों तना छेदक। तो तना छेदक यह मक्का, ज्वार, बाजरा, धान इन सभी को प्रभावित करता है तना छेदक कीट, और यह कीट तने में छेद कर देता है। क्या कर देता है साथियों? इसलिए तना छेदक कर दिया। जब तने में छेद कर रहा है तभी तो तना छेदक इस कीट का नाम रखा गया है। तो इन फसलों में नुकसान पहुंचाता है अधिक मक्का में, ज्वार में, बाजरा में और धान में। फिर है साथियों 8 नंबर पे चूहा। तो गेहूं व धान में अधिक नुकसान पहुंचाता है, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। यह धान व गेहूं के तनों को काट देता है। धान व गेहूं के तनों को काट देता है। फिर बात करते हैं 9 नंबर पे जुजिया बीबल। तो यह गेहूं की फसल में हानि पहुंचाता है, और इसकी विवरण है यह गेहूं की नर्सरी का प्रमुख कीट है। तो गेहूं की नर्सरी का प्रमुख कीट है साथियों ये। तो ये जो साथियों आज का सेशन था, अभी सेशन बहुत रह रहा है। ऐसा नहीं है साथियों यही खत्म हो जाएगा, अभी सेशन बहुत रह रहा है। तो आज का सेशन में अभी हमने रोग व कीट व उनकी पहचान, नियंत्रण, उनकी खोज, उनके महत्वपूर्ण वाक, उनके कारक, पोषक तत्व, उन सभी के बारे में साथियों हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब होगा क्या बोलते हैं मैराथन। मैराथन भी इसी में ही है साथियों, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा
तो साथियों बायोलॉजी के भी पर्सन हम इसी में डाल रहे हैं, बायोलॉजी के पर्सन भी इस वीडियो में ही डाल रहे हैं। और ये हमारे जो चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। ये साथियों इसको याद रखना है, इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहले पर्सन की बात करते हैं साथियों। पहले नंबर पे पर्सन है एकल पादप वर्ण विधि का विकास किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? निल्सन एहिल द्वारा एकल पादप वर्ण विधि का विकास। फिर बात करते हैं पर्सन नंबर 2 की। मेंडल के नियमों को पुनः खोज हुई। तो मेंडल के नियमों की जो पुनः खोज हुई थी साथियों 1900 में की गई थी। थोड़ा सा मैं स्पीड से मैं पढ़ाऊंगा इनको, ताकि आपका थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको मिल जाए। फिर 3 नंबर पे है जीन पाई जाती है साथियों गुणसूत्रों पर। 4 नंबर पे कपास की प्रथम संकर किस्म है H4। 5 नंबर पे मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों की खेती करना ग्राम्यन कहलाता है साथियों। 6 नंबर पे है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का संक्षिप्त रूप है NBPGR। 7 है NBPGR का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। 8 नंबर पे किसी प्रजाति में उपस्थित कुल अनुवांशिक पदार्थ होता है जनन द्रव्य या अनुवांशिक संसाधन। 9 नंबर पे किसी प्रजाति में उपस्थित जीन व उनके विकल्पी है जीन कोष। 10 नंबर पे जनन द्रव्य का बाह्य स्थल संरक्षण होता है बीज बैंक, अंग बैंक, DNA बैंक द्वारा साथियों। फिर बात करते हैं साथियों 11 नंबर की। किसी पादप का नए वातावरण में अभ्यस्त होना अनुकूलन कहलाता है। पर्सन नंबर 12 की बात करते हैं। पादप पुनः स्थापन द्वारा भारत में विकसित फसल है। तो पादप पूर्व स्थापन द्वारा भारत में विकसित फसल है साथियों आलू, मक्का, मूंगफली, टमाटर, गन्ना, मटर, अरहर। ये साथियों क्या है? पादप पुनः स्थापन द्वारा भारत में विकसित फसल है। बात करते हैं पर्सन नंबर 13 की। पादप पूर्ण स्थापन द्वारा विकसित धान की जो किस्म है TN1, IR8, IR28। पर्सन नंबर 14 है। पर्सन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं साथियों। पादप पूर्ण स्थापन द्वारा विकसित गेहूं की किस्म कौन कौन सी है? रिडले है, लार्मा रोजो है, सोनारो 64 है। पर्सन नंबर 15 है। कृषि जंगली पारपों के मध्य विविधता में कमी होती है अनुवांशिक अपर्धन। नेक्स्ट है साथियों पर्सन नंबर 16 उद्गम केंद्र की अवधारणा किसने दी? वेबिलोव ने दी थी। पर्सन नंबर 17 है एक ही जाति के विभिन्न किस्मों के मध्य संकरण होता है अंत्य भ्रेदी संकरण। नेक्स्ट है पर्सन नंबर 18 दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य संकरण होता है दूरस्थ संकरण। पर्सन नंबर 9 है परागकणों के परिपक्व होने से पहले परागकोश या पुंकेसर को स्त्री कैंसर के बिना क्षति पहुंचाए हटाना कहलाता है साथियों विपुसन। ये हमारा चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स, इसको सब्सक्राइब कर ले। पर्सन नंबर 20 है साथियों F1 तथा बाद की पीढ़ियों को जानने से संकरण कहलाता है प्रांतीय संकरण, जिसको साथियों ब्लैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। पर्सन नंबर 21 है प्रांतीय संकरण यानी ब्लैक क्रॉस में उपयोग किए जाने वाला जो जनक है आवर्ती जनक के नाम से जाना जाता है। पर्सन नंबर 22 है किस जीव के आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है साथियों। पर्सन नंबर 23 है उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया? हुगो डू ब्रिज ने किया था। पर्सन नंबर 24 है उत्परिवर्तन द्वारा छोटे वाली भेड़ की एकल नस्ल का विकास किया था सेटेराइट ने 1791 में। बात करते हैं साथियों पर्सन नंबर 25 की। स्वतः उत्परिवर्तन की दर होती है तो 10 की पावर -7 माइनस 10 की पावर -4। अब बात करते हैं साथियों उत्परिवर्तन के भौतिक कारक कौन कौन से हैं? पराबैंगनी, गामा और एक्स किरणें।
फिर बात करते हैं 27 नंबर की, उत्परिवर्तन के रासायनिक कारक कौन कौन से हैं? कृषि रसायन। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणी धान्य फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल है। ये साथियों गेहूं और राई के क्रॉस से तैयार की गई है। प्रश्न नंबर 29 है, किसी विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है? शुद्ध वंशीक्रम चयन द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है, गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है कोयटुम्बुर, ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, स्वपरागित फसलों में चुनाव की सर्वोत्तम विधि है? शुद्ध वंशाक्रम चयन। और प्रश्न नंबर आपका 32 है, परपरागित फसलों में चुनाव की सर्वोत्तम विधि है? समूह चयन। ये दोनों ही प्रश्नों में को देख लेना, इन दोनों प्रश्नों में से परीक्षा में आएगा पेपर में। प्रश्न नंबर 33 है, आवर्ती चयन का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैच गौरवर ने किया था आवर्ती चयन का प्रतिपादन। प्रश्न नंबर 34 है, ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य के प्रकार है साथियों? 2। प्रश्न नंबर 35 है, प्रथम अनुवांशिक रूपांतरित फसल कौन सी है साथियों? तंबाकू। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं साथियों, 1983 में पीसीआर की जो खोज की थी वो कैरी मुल्स ने की थी। प्रश्न नंबर 37 है, पहला पुनर्योगोज डीएनए किसने बनाया था? पॉल बर्ग ने बनाया था। प्रश्न नंबर 38 है, पहली बार सफल पुनर्योगोज डीएनए जीव किसने बनाया था? स्टोनेले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने। प्रश्न नंबर 39 है, वंचित डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया है? तो पुनर्योगोज डीएनए है साथियों। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, लाइगेज एंजाइम को किसने खोजा था? मार्टिन गल्ट ने खोजा था। प्रश्न नंबर 41 है, जिन पादपों में वंचित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है उसको ट्रांसजेनिक पादप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है साथियों, टी डीएनए की माप होती है 23 kb। प्रश्न नंबर 44 है, भ्रूण संवर्धन को किसने खोजा था? हेनिंग व लेबोग ने। प्रश्न नंबर 24 है 44 है साथियों, कायिक कॉलोनिया विविधता द्वारा उत्पन्न सरसों है साथियों? पूसा जय किसान। प्रश्न नंबर 45 है, विज्ञान की शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको साथियों एंटोमोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, कीट किस वर्ग में आते हैं? आर्थ्रोपोडा व इंसेक्टा में आते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, कीटों के शरीर में कुल खंड होते हैं 20। प्रश्न नंबर 48 है, कीट के शरीर का ऊपरी आवरण बना होता है काइटिन का। प्रश्न नंबर 49 है साथियों, कीटों का प्रमुख उत्सर्जन अंग है मेथापिगी नालिका। प्रश्न नंबर 50 है, खरीफ फसलों के प्रमुख कीट है कातरा, टिड्डा, सफेद लट। प्रश्न नंबर 51 है, रबी फसलों के प्रमुख कीट है माइला, छेदक कीट, तना छेदक। प्रश्न नंबर 52 है साथियों, भंडारण में फसलों को हानि पहुंचाने वाला कीट है खपरा भरग व सुरसाली। प्रश्न नंबर 53 है, दीमक किस वर्ग का कीट है? तो आइसोपटेरा वर्ग का कीट है। प्रश्न नंबर 54 है, कतरा कीट का वैज्ञानिक नाम है? कतरा कीट का वैज्ञानिक नाम है एमसेक्टा मूरी। प्रश्न नंबर आपका 55 की बात करते हैं साथियों, किस कीट को कोकर चेफर बरग या माई बरग या जून बरग कहा जाता है? तो सफेद लट को कहा जाता है। देख लीजिए साथियों, कोक चेफर बरग, माई बरग या जून बरग के नाम से जाना जाता है सफेद लट को। और ये साथियों हमारे सुपर स्टडी मिक्स चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 56 है, सफेद लट की कौन सी अवस्था हानिकारक होती है? तो सफेद लट की जो कौन सी अवस्था हानिकारक होती है? सुंडी या लट अवस्था। प्रश्न नंबर 57 है, किस अवस्था को अंतर्राष्ट्रीय शत्रु भी कहा जाता है? टिड्डा को। प्रश्न नंबर 59 है, सर्वाधिक हानिकारक टिड्डी होती है रेगिस्तानी टिड्डी। प्रश्न नंबर 59 है, टिड्डी में कौन सा रूपांतरण पाया जाता है? पूर्ण। प्रश्न नंबर 60 है, अमेरिका में कपास का अत्यंत विनाशकारी कीट है चने का फली छेदक कीट। तो प्रश्न नंबर 61 है, गुलाबी सुंडी के नाम से जाने वाला कीट है साथियों तना छेदक। प्रश्न नंबर 62 है, सामाजिक कीट किस फसल को कहा जाता है? दीमक व मधुमक्खी को। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 63 ये है, दीमक के निवाह में सर्वाधिक संख्या होती है श्रमिक की होती है 80%। प्रश्न नंबर 64 है, मादा दीमक एक
दिन में कितने अंडा देती है? 70 से 80 हजार। प्रश्न नंबर 65 है, दीमक की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां प्राप्त होती है? एक। प्रश्न नंबर 66 है, फल मक्खी द्वारा सर्वाधिक हानि होती है बेर में 30 से 100%। प्रश्न नंबर 67 है, बेर की फल मक्खी का हानिकारक अवस्था कौन सी है? मैगेट। प्रश्न नंबर 68 है, सफेद अंडा मतलब सफेद लट अंडा देती है बलुई मृदा में। ये साथी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सफेद लट अंडा कहाँ देती है? बलुई मृदा में। प्रश्न नंबर 69, अनार की तितली अंडे कहाँ देती है? कच्छस, कलिका या केलिकस पर। प्रश्न नंबर 70 है, फली छेदक की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां प्राप्त होती है? 8। प्रश्न नंबर 71 है, एकल भक्षी कीट है साथियों फली छेदक। प्रश्न नंबर 72 है, गेहूं में तना छेदक की कितनी पीढ़ियां होती हैं साथियों? 4। प्रश्न नंबर 73 है, माहू कीट का हानिकारक अवस्था है शिशु एवं वयस्क अवस्था। प्रश्न नंबर 74 है, कतरा कीट मादा सुलभ अपने जीवन काल में अंडा देती है 1500। प्रश्न नंबर 75 है, सफेद लट के अंडों का ऊष्मान काल होता है 7 से 13 दिन। प्रश्न नंबर 76 है, कीट नियंत्रण हेतु गामा किरणों का उपयोग किया जाता है? निपलिंग। प्रश्न नंबर 77 है साथियों, प्रकाश से उड़ान की दशा ज्ञात करने वाला कीट है साथियों टिड्डी। प्रश्न नंबर 78 है, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन फास लगाए जाते हैं? 5। प्रश्न नंबर साथियों 79 है, सरसों गेहूं की अगेती बुआई करने पर किस कीट का प्रकोप कम हो जाता है? एफिड और साथियों दीमक का। प्रश्न नंबर साथियों 80 यानी 80 है, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कीटनाशी है तो डीटीटी। प्रश्न नंबर 81 है, डीटीटी कीटनाशी की खोज किसने की थी? पॉल मूलर द्वारा। प्रश्न नंबर 82, कीटनाशी धूल के प्रयोग का सही समय है प्रातःकाल। प्रश्न नंबर 83 है, भौतिक विष किस क्रिया द्वारा कीटों को मारते हैं? तो निर्जलीकरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 84 है साथियों, पायरेथ्रम नामक जैविक कीटनाशक किसे प्राप्त होता है? तो क्राइसेंथम द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 85 है, समकालित नाशक कीट प्रबंधन शब्द किसने दिया था? बार्टलेट ने दिया था। प्रश्न नंबर 86 है साथियों, नेप सेक स्प्रेयर की क्षमता होती है साथियों 10 से 16 लीटर। 15। प्रश्न नंबर 87 है, सब्जियों व फलों के प्रस्तन हेतु उपयुक्त तापमान होता है 5 से 10 सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 88, अनाज में कितनी नमी होने पर खपरा भरक का प्रकोप होता है? 10%। प्रश्न नंबर 89 है, चूहे का कीट नियंत्रण प्रभावी रसायन है जिंक फास्फेट। प्रश्न नंबर 90 है, फंदा फसल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल उगाई जाती है? 5% पर। प्रश्न नंबर 91 है, फसलों में चून युक्त पीड़कनाशियों के छिड़काव हेतु उपकरण है? फसलों पे चून युक्त पीड़कनाशियों के छिड़काव हेतु उपकरण है हैंडी रोटरी डस्टर। तो हैंडी नहीं साथियों, हैंड रोटरी डस्टर है साथियों। ये फसलों पे चूर्ण युक्त पीड़कनाशियों के छिड़काव का उपकरण है हैंड रोटरी डस्टर। प्रश्न नंबर 92 है, 1845 में आयरलैंड में दुर्भिक्ष का कारण है साथियों आलू की पछेती अंगमारी। प्रश्न नंबर 94 है, फ्रांस में दुर्भिक्ष का कारण है साथियों अंगूर में मृदु रोमिल आहिस्ता। तो अंगूर में मृदु रोमिल आहिस्ता का कारण है साथियों फ्रांस में दुर्भिक्ष कारण। प्रश्न नंबर 95 है, बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण है धान में भूरी पत्ती धब्बा। अगर आलू में पछेती अंगमारी की बात करें तो साथियों आयरलैंड में हो जाएगा 1845 में, और धान में भूरी पत्ता की बात करें तो साथियों बंगाल में दुर्भिक्ष कारण हो जाएगा शायद 43 है। बात करते हैं साथियों बोर्डो मिश्रण किसने खोजा था? तो पीए मिलार डेट ने खोजा था बोर्डो मिश्रण। प्रश्न नंबर 97, प्रथम सर्वांगी कवकनाशी है साथियों कार्बोक्सिन। प्रश्न नंबर 98, प्रथम सर्वांगी कवकनाशी की खोज किसने की थी? तो सेमेलिंग व कुल्का द्वारा खोजी गई थी सर्वांगी कवकनाशी की खोज। प्रश्न नंबर 99 है, स्ट्रेप्टोटाइमिसिन को किसने खोजा था? वैक्समैन ने खोजा था। प्रश्न नंबर 100 है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है ईजे बटलर को। अभी साथियों चलते रहेंगे प्रश्न। पुष्पीय भागों का
पत्तीय सद्रभ संरचना में बदलना साथियों फाइलोडी कहलाता है। और ये 2 नंबर यानी 102 से स्टार्ट हो गए हैं साथियों, 100 से ऊपर वाले तो मैं 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से बोलूँगा, आप खुद समझ लेना। 2 नंबर पे है साथियों कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन व सेल्यूलोज की। 3 नंबर पे साथियों कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। 4 नंबर पे कवक व शैवाल के सहजीवी कहलाता है लाइकेन। 5 नंबर पे वायु प्रदूषण अच्छा सूचक माना गया है लाइकेन। प्रश्न 6 है पादप मूल और कवक सहजीवी संबंध कहलाता है माइक्रोजिया। 7 नंबर पे है माइक्रोजिया को किसने खोजा था, फ्रैंक ने। प्रश्न नंबर 9 है परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि अतिवर्धन कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 है परपोषी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि साथियों अतिवृद्धि कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 है ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर ही वृद्धि एवं गुणन करता है उसको अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है यानी 112 जीवाणु कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था, ल्यूएनहोर्ट ने खोजा था। प्रश्न नंबर 13 है जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है पेंटी डोगलाइकन व म्यूरिन की। तो प्रश्न नंबर आपका 14 है जीवाणु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 15 है जीवाणु कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं तो 70 रस पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला आंतरिक वृत्ताकार डीएनए है प्लाज्मिड। प्रश्न नंबर 17 है जीवाणु को गति प्रदान करने वाला कोशिकांग है कोशाम्बिका। प्रश्न नंबर 18 है पादपों में रोग उत्पन्न करने वाला भीति रक्षित सूक्ष्म जीव है फाइटोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 19 है पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों बिंजेरिंग को। प्रश्न नंबर 20 है विषाणु के ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन आवरण को कहा जाता है कैप्सिड। प्रश्न नंबर 21 है परिपक्व विषाणु कण को कहा जाता है विरियोन। प्रश्न नंबर 22 है विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर विषाणु किसके बने होते हैं तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं विषाणु। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं साथियों विषाणु जो प्रोटीन कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है साथियों आलू का त्रुकुंद रोग किसके द्वारा होता है तो ये वायरोइड्स के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 25 है साथियों आलू में त्रुकुंद रोग किसके द्वारा होता है, वायरोइड्स के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 26 है भेड़ व बकरियों में पाए जाने वाला संक्रमणकारी प्रोटीन कण है प्रियोन्स या साथियों पंजलिंग प्रोटीन है। प्रश्न नंबर आपका 27 है विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम DIPA बना था साथियों 1914 में। प्रश्न नंबर 28 है शुतकर्मी द्वारा फसलों को औसतन हानि होती है 12.3%। प्रश्न नंबर आपका 29 है की बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 29 में है शुतकर्मी किस संघ के अंतर्गत आते हैं तो निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं शुतकर्मी। प्रश्न नंबर 30 है धान में पुट्टी रोग की खोज कहाँ और कब हुई थी तो जर्मनी में 1874 में की गई थी। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न धान में पुट्टी रोग का रोग कारक है साथियों हेरोडेट्रा एविनी। प्रश्न नंबर 32 है काली स्लग का प्रकोप होता है नीम की नर्सरी व पान में। प्रश्न नंबर 33 है सिलेटी स्लग का प्रकोप होता है मक्का पर। ये साथियों हमारे चैनल का नाम है सुपर स्टडी मिक्स। प्रश्न नंबर आपका 34 है शुतकर्मी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है साथियों एने कोम्ब को कहा जाता है। किसको, एने कोम्ब को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है सब्जियों में जड़ ग्रंथियां रोग का कारक है तो मेलाइडो ज्ञानी जो साथियों सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग का कारक है। प्रश्न नंबर 36 है गेहूं के सहू रोग का कारक है साथियों तो गेहूं के सहू रोग का कारक है एंग्यूइना ट्रेटिसाई। प्रश्न नंबर 37 है घोगा किस संघ का प्राणी है तो मोलेस्का संघ का ये प्राणी है। प्रश्न नंबर
38 है। राजस्थान के लोग किस रोग को मोलिया रोग से जानते हैं? तो राजस्थान के जो लोग हैं किस रोग को मोलिया रोग के नाम से जानते हैं? तो ये खद्दानों का पट्टी रोग को मोलिया रोग से जानते हैं राजस्थान के लोग। तो साथियों, ये आपके महत्वपूर्ण पर्सन थे बायोलॉजी के, जो कि ये भी आपको काफ़ी यूजफुल रहे होंगे और यूजफुल रहने वाले हैं। आपकी परीक्षाओं में ऐसे पर्सन भी आएंगे। तो आई होप ये सेशन भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी स्पीड से मैंने इसको पढ़ाया है, तो इसको आप देख सकते हैं साथियों। तो आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताना। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। आपको बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री कौन है, उनका नाम बताना है साथियों, और अपना नाम, अपने जनपद का नाम लिखकर भेजना है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।